अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्ले फील्ड। बहुत अरसा हुआ, हम 4-5 साल से भी ज़्यादा हो गए मुसलसल हॉकी को लेकर बात कर रहे हैं। कोशिश कर रहा हूं किसी न किसी तौर पर अपना हिस्सा डालूं पाकिस्तान की नेशनल गेम जो तबाही के दहाने पे खड़ी है उसकी बेहतरी के लिए। थोड़ी सी एक उम्मीद बंदी थी जब आज से कुछ अर्सा पहले शैला रजा साहिबा ने पाकिस्तान हॉकी की सदारत संभाली। चूँकि उन्होंने सिंध में हॉकी के साथ बहुत ज़्यादा काम किया, हॉकी के लिए फंड्स लेकर आई, वुमेन हॉकी डेवलप की, उस पर बहुत ज़्यादा काम हुआ। ऐसा पाकिस्तान में बड़ा कम होते हुए हमने देखा। उस वक्त एक उम्मीद बंदी, फिर उसके बाद वो मामला अपने खैर इख्तिताम पे पहुंचा, हमने इंटरव्यू किया, उसी में उन्होंने इस्तीफ़ा भी पेश किया। लेकिन उसके बाद जो स्पोर्ट्स की नेशनल स्टैंडिंग कमेटी है हमारी, उसके साथ शैला रज़ा का जुड़ना सबके लिए एक उम्मीद जुड़ गई कि मोहतरमा शैला रज़ा वहाँ पर मौजूद हैं और वहाँ पर जो कुछ अब होगा वो हॉकी की बेहतरी के लिए होगा। बड़े सख्त सवालात, पिछले 7-8 सेशंस की मैं बात करूँ, बड़े सख्त सवालात। और अहम बात यह है कि जो कवानीन हैं, यानी जो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के कवानीन हैं, उसके मुताबिक पूछे गए सवालात थे। तारिक बुगटी साहब भी, राना मुजाहिद भी, और वहाँ पर पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड भी मौजूद था। तमाम लोगों से ये सवालात सामने रखे गए और फिर जो खर्चे या अखराजात किए हैं तारिक बुगटी साहब और राना मुजाहिद ने, स्पेशली मैं हॉकी फेडरेशन की बात इसलिए नहीं करूंगा कि यही दो हॉकी फेडरेशन है, तो ये तारा सितारा ने जो खर्चे किए, इस खर्चे की बुनियाद पर इनसे सवालात पूछे गए, उसका कोई सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं आया। अब जाकर एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। ये डेवलपमेंट क्या हुई है, ये एक बड़ी खबर होगी, एक ब्रेकिंग न्यूज़ होगी हम सबके लिए भी। उस पर भी बात करूंगा, पाकिस्तान हॉकी की बेहतरी पर भी बात करूंगा। नेशनल स्पोर्ट्स की स्टैंडिंग कमेटी, उसकी मेंबर भी हैं साबिक सदर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन, कौमी असम्बली में आप उनका बड़ा बेहतरीन रोल देख चुके हैं, पाकिस्तान हॉकी के लिए बड़ी खिदमात है, बल्कि ओवरऑल स्पोर्ट्स और आज आप फुटबॉल के जो इलेक्शन देख रहे हैं उस पर भी बहुत ज़्यादा काम किया। मोहतरमा शैला रज़ा साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। शैला रज़ा साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। मुझे पता है बड़ी आजकल भाग दौड़ चल रही है और पॉलिटिकल मसरूफियात के साथ साथ स्पोर्ट्स को भी देख रही है, बहुत बड़ी बात है। शैला साहिबा, पहले ज़रा मैं चाहूँगा, ये जो 6-7 लास्ट सेशंस हुए हैं स्टैंडिंग कमेटी के, बहुत ही फ्रूटफुल रहे। हम सब बड़े परेशान रहे कि हॉकी का क्या होगा। और जिस तरह से सदारत की कुर्सी पे, माजरत के साथ, मुझे माजरत के साथ कहना पड़ेगा, तारिक बुगटी साहब आए, जिस कांग्रेस के जरिए आए, वो तो कांग्रेस कानूनी तौर पे एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, जो मुझे पता है कवानीन के मुताबिक। फिर उसके बाद इनके अखराजात और ये सारी चीज़ें जिसका वो सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं दे पाए। अब हुआ क्या है, इन 4-5 सेशंस का हासिल हसूल क्या निकला है? देखिए, मैं सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि जो हासिल निकला वो था जो हम चाहते थे। और हुसूल इंशाल्लाह एक बहुत अच्छा निकलेगा। और हम मैं चाहती थी कि अगर आप मुझे टाइम दें तो मैं एक तफसील से गुफ्तगू करूं। सबसे ज्यादा जो मसाइल हैं मुझे आ रहे थे वो ये आ रहे थे कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को हम ये पूछना चाह रहे हैं कि ऊँट रे ऊँट तेरी कौन सी कल सीधी। और हमने मूव ऑन किया है कि ठीक है, हमें कोई हल निकालना पड़ेगा क्योंकि स्पोर्ट्स बोर्ड इसका हल निकाल नहीं पाता। स्पोर्ट्स बोर्ड के पास 40 से ज्यादा फेडरेशन हैं। अगर स्पोर्ट्स बोर्ड ये चाहता है कि फेडरेशन के मामला उसके अंदर आए और फेडरेशन उसके साथ रजिस्टर्ड हैं और वो उनके मामलात को देखे, तो उसको बिफोर द टाइम सब कुछ करना चाहिए। और स्पेशली इन केस ऑफ हॉकी उसको सोचना चाहिए था कि मई में जो है, मई 2022 में हॉकी फेडरेशन की जो टेन्योर है वो पूरा हो जाएगा, तो ये जरूरी था कि वो अपने रूल्स जो है वो बनाता। उसने रूल्स नहीं बनाए और फिर उसके बाद जो इलेक्शन हुए उसको भी उसने नहीं माना। और 2022 की जो ऑर्गेनाइजेशन की मुद्दत पूरी हुई थी उसने तमाम ऑर्गेनाइजेशन को डिनोटिफाई कर दिया। 2023 की जो ऑर्गेनाइजेशन थी उसके इलेक्शन हुए, तो उसको भी उसने कहा कि क्योंकि रूल्स नहीं बने और हम ये इलेक्शन को नहीं मानते। तो अब मुझे बताएं कि अगर रूल्स नहीं बनेंगे तो ऑर्गेनाइजेशंस मअतल रहेंगी। और ऐसा हो भी नहीं सका। सजाद खोखर जो हैं, जो कि मुंतखब हुए थे 2023 में भी, उनके तहत ये काम चलते रहे। और हमारी नॉलेज में उस वक्त आया था कि बहुत ज्यादा मसाइल हैं और चलते चलते केयर टेकर गवर्नमेंट में जो है वो जनाब शहबाज शरीफ ने सस्पेंड कर दी थी ये 20 ये सज्जाद खोकर जिसमें नए मुंतखब हुए थे, और हैदर हुसैन सेक्रेटरी जनरल। फिर इंटरनल मैटर्स ऑर्गेनाइज हॉकी फेडरेशन के थे वो अलग थे। तो लेकिन जब एक चीज चलती रही तो
फिर तारिक बुक्टी साहब को आना पड़ा। और जहां मैं ये बात करूंगी कि ये स्पोर्ट्स बोर्ड का राइट नहीं था, क्योंकि स्पोर्ट्स बोर्ड का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके आर्टिकल 17 के मुताबिक, और मैं थोड़ा सा चश्मा भी लगा लूं, और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इसके अलावा पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन, इसके अलावा पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के कॉन्स्टिट्यूशन 2010 के मुताबिक स्पोर्ट्स बोर्ड को ये राइट नहीं है कि वो वजीर आजम से जाके कहे कि आप एड हॉक पे लगा दें, क्योंकि एड हॉक पे जो है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का कानून जो है आर्टिकल 15 इजाजत नहीं देता। पैटर्न इन चीफ जो कि वजीर आजम है, वो जो है वो एड हॉक पे नहीं लगा सकते, वो सिर्फ वजीर प्रेसिडेंट को लगा सकते हैं। तो पहला एक काम उन्होंने गलत ये कराया कि एड हॉक पे उन्होंने जो है एक प्रेसिडेंट लगवाया, जिसको मैंडेट वही दिया गया जो शहबाज शरीफ के दौर में एक कमेटी ने, स्पेशल कमेटी जो बैठी थी उसने दिया था। और है। वो मैंडेट ये था कि जो एफआईए को भेजे गए पैराज हैं उन फेडरेशंस में मुख्तलिफ दौर में जो करप्शन हुई, वो 113 पैराज हैं, वो एफआईए को भेजे जाएं। इसके अलावा क्लब्स की स्क्रूटनी की जाए और फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराए जाएं। तो ये जो है नहीं हुआ। और फिर एक बात ये भी की जा एक तरफ ये बात की जा रही है, फिर सज्जाद खोखर से हमने इस्तीफा ले लिया रीअफर्मेशन के लिए। तो भाई जब आप उसे डे नोटिफाई कर चुके हैं तो आप इस्तीफा क्यों ले रहे हैं? बिल्कुल, कोई कल तो सीधी रखे ना अपनी। जब आप एक लीगल, आपको ये बात पता चल रहा है कि प्राइम मिनिस्टर कैन नॉमिनेट, फिर इन्होंने प्राइम मिनिस्टर से दोबारा नॉमिनेट कराया, एडहॉक की पोजीशन खत्म कराई। एडहॉक को वेट किया था इलेक्शन कमीशन ने, तो जब वो गलत हो गया, इलीगल था, तो आपका वो भी खत्म हो गई इलेक्शन कमीशन से वेट। लेकिन इन्होंने फिर एक नया ऑर्डर कराया और बुफ्टी साहब को दोबारा प्रेसिडेंट बना दिया गया। अच्छा और अच्छा, उनको वही शैला साहिबा, इसके अंदर एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक एडहॉक पर लाना जो कि खुद में गलत था, जो कवानीन की सरीहन खिलाफ वर्जी थी। दूसरा, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का इस्तेहकाक नहीं था, ये जो बिल्कुल क्लियर बात है। और तीसरी बात ये है कि तारिक बुक्टी साहब किस तरह दोबारा फिर परमानेंट प्रेसिडेंट की सीट पर आई। ये बड़ी अजीब बात है कि एडहॉक से निकले और परमानेंट प्रेसिडेंट की सीट पर। उस वक्त कांग्रेस की क्या लीगल पोजीशन थी? अच्छा देखिए, एक तो ये कि मैंने कहा कि पाकिस्तानी स्पोर्ट्स बोर्ड का अपना आइन का आर्टिकल 17 ये इजाजत नहीं देता उन्हें कि वो ये करें। और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का भी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का भी, और पाकिस्तान ओलंपिक कमेटी का भी, फिर भी ये किया गया। फिर इससे इलेक्शन कमीशन से वेट भी कराया गया। फिर जो मैंडेट दिया गया था उस पर कोई काम नहीं किया गया। फिर इन्होंने इस एडहॉक को खत्म कराया और दोबारा उन्होंने कहा कि जी हॉकी की बड़ी नाजुक पोजीशन है, हम तो रूल्स बनाएंगे नहीं, लेकिन आप तो बहरहाल एक सदर लगा दें। तो वो सदर लगा दिया गया और उसको दोबारा मैंडेट दिया गया कि जो करप्शन के पैराज हैं, जो कि फोरेंसिक ऑर्डर जिनका हो चुका है, जिनको पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को भेजा जा चुका है कि आप एफआईए को भेजें, उसको आप एफआईए को भेजें, स्क्रूटनी करें क्लब की और इलेक्शन कराएं। ये नहीं हुआ और उनको दे दिया गया। अब आपका जो सवाल है कि कांग्रेस की पोजीशन क्या थी, देखिए कांग्रेस का चैप्टर है 12, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में चैप्टर 12 है। कांग्रेस की जो ड्यूरेशन है वो हर 4 साल की है। अगर 2018 की इलेक्टेड बॉडी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन जो है 2022 में जो है वो अपना टेन्योर पूरा करके गैर फाल हो गई, तो इसका मतलब है कि 4 साल में कांग्रेस भी जो है उसका टेन्योर पूरा हो गया और वो खत्म हो गई। मुफ्ती साहब का जो मैंडेट था वो ये था कि, जो मैंने आपको बार बार बताया और मैं बार बार बताऊंगी, करप्शन के पैराज 113 आप भेजिए उनको एफआईए को, स्क्रूटनी कराएं, इलेक्शन कराएं। उनका मैंडेट ये नहीं था कि आप खुद सदर मुंतखब हो जाएं, और वो भी उस कांग्रेस से जो कि जिसका टेन्योर पूरा हो चुका है। उन्होंने अपना ये करवा लिया और हर जगह से उनको जनाब हो गया कि तो मुंतखब सदर है, मुंतखब सदर है। और उसी के साथ जो है वो राना मुजाहिद का भी हो गया कि ये सेक्रेटरी जनरल है। तो जब आप होकर के इस्तीफे को जवाब दे रहे हैं रीअफर्मेशन का, तो इसका मतलब है कि उसका सेक्रेटरी भी एग्जिस्ट कर रहा था। बिल्कुल। तो सेक्रेटरी जो है ना, उसने इस्तीफा दिया था, ना वो मरा था और ना वो कहीं गायब था।
पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के आइन के मुताबिक। तो उसने राना मुजाहिद पे केस कर दिया। वो केस पेंडिंग है, उसमें वर्डिक आ गई कि वो सेक्रेटरी जो है हैदर हुसैन, वही सेक्रेटरी है। राना मुजाहिद के घर छापे पड़ रहे हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पे, बैलफ जा रहा है, लेकिन राना मुजाहिद जो है, जिसके लिए जो डीजी जो है स्पोर्ट्स बोर्ड के, वही कह रहे हैं कि मैं उन्हें नहीं मानता। लेकिन राना मुजाहिद एज सेक्रेटरी जनरल इंजॉय कर रहा है भुक्ति के साथ, और अपने आप को दोनों इलेक्टेड फ्रॉम द कांग्रेस कह रहे हैं। दोनों को मुख्तलिफ मौके पे 12 करोड़ रुपए दिए गए। 12 करोड़ रुपए? दो, जी। और वो हर विजिट में गए। और और यहाँ इस पर मीटिंग को खिलाड़ियों के लिए 1 रुपया नहीं है शैला साहिबा। और मैं इतनी तकलीफ से ये बात आप तक भी पहुंचाना चाहता हूँ, आप चूंकि बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं कई खिलाड़ियों से, मैं आपको बड़ी कैटेगोरिकली बता रहा हूँ, मेरी ज़ाती बात हुई है। बहुत से खिलाड़ी प्रो लीग के लिए तो हामी ही नहीं भरने को तैयार, वो मुख्तलिफ इवेंट्स और इंटरनेशनल लीग्स की तरफ बेचारे देख रहे हैं, उनके पास पैसे नहीं है। 5-5 लाख रुपए उनका फंसा है और अभी भी उनको पैसे मिल गए हैं हॉकी फेडरेशन को, और वो देने पर तैयार नहीं है, उसको भी गोल कर गए। ये चीज़ें एक अलग तकलीफ दें, इस पर तो आपसे मैं अभी थोड़ी देर में बात करता हूँ। इस बिटवीन जो आपने मुझे सारी बात बताई, मेरी कांग्रेस मेंबरान से बात हुई थी, और याद होगा कि एक बार आपसे भी मैंने इसी बात पर थोड़ी सी पूछने की कोशिश भी की थी। तो आपका इस्तीफा जब गया तो कांग्रेस ने तो वो इस्तीफा एक्सेप्ट ही नहीं किया, तो आपको सदारत की कुर्सी से कैसे हटा दिया गया? अच्छा, अब ये था कि जब ये खोकर को मान रहे थे सदर, और फिर हम कह रहे थे कि जनरल सेक्रेटरी भी है हैदर, तो कांग्रेस के लोगों को गुस्सा आया और उन्होंने बुक्टी साहब को बुलाया। तो बुक्टी साहब से मेरी खुद बात हुई। हालांकि एक कमेटी बनाई गई थी बुक्टी साहब की तरफ से, जिसमें ये था कि ये एक नॉमिनेटेड सदर हैं और डे टू डे अफेयर्स के लिए ये 5 रुकनी कमेटी के पाबंद हैं कि इनके साथ ये काम करेंगे। उस 5 रुकनी कमेटी जो है, उस को जो है ना, इन्होंने कभी नहीं बुलाया। उसमें जनाब कैप्टन नासिर अली थे, मैं उसमें नाम पढ़ देती हूँ आपको। बैरिस्टर बैरिस्टर मियां अशफाक, सैयदा शहला रजा, राव सलीम और नाजिम, और मुश्ताक हुसैन, और मिस्टर हुमायूं अजीज कुर्द। ठीक। इस कमेटी को कभी नहीं बुलाया गया, कभी इसका इजलास नहीं हुआ, जबकि ये इन्होंने खुद बनाई थी। तो ये है ही नहीं, जब इसका इजलास नहीं हुआ, ये एग्जिस्ट ही नहीं करती ना। तो इस पे कांग्रेस ने इन्हें बुलाया। तो जब कांग्रेस ने इन्हें बुलाया तो ये नहीं आए, और इन्होंने कहा कि मैं हैदर हुसैन को सेक्रेटरी जनरल नहीं बनाऊंगा, मैं तो राना मुजाहिद के साथ चलूंगा। और जाहिर है कि कांग्रेस ये कह रही थी कि अगर ये एग्जिस्ट करते हैं तो हम भी करते हैं, क्योंकि हॉकी अफेयर्स है। और फिर इन्होंने इन्होंने दूसरी, राना मुजाहिद तो उस वक्त तक सिर्फ खोकर साहब के ही कहे हुए थे, इन्होंने बगैर रिक्वेजिशन के या पता नहीं कैसे उसको डी बार्ड डी बार्ड जो के कांग्रेस मेंबर थे उनको बुलाया गया, और स्पोर्ट्स बोर्ड ने इन्हें रूम दे दिया। और इन्होंने डी बार्ड वो इसलिए हुए थे कि हैदर हुसैन के खिलाफ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस को वो यस। अपने 1/3 मेजोरिटी को पूरा नहीं कर सके थे। तो जो 27.5 है आर्टिकल पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का, उसमें अगर मूवर्स जो हैं वो 1/3 मेजोरिटी पूरी ना कर सके मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस तो के, वो तो वो डिबार्ट हो डीबार्ड जाता हो जाते हैं। है। जी। उनको बुला के वोट ले लिया। अब ये सारा काम ये गलत है, क्योंकि इसमें स्पोर्ट्स बोर्ड की इंटेंशन है, तो ये गलत ही होगा। अगर आप सदर को मान रहे हैं कि सदर था, तो जनरल सेक्रेटरी कहेगा मैं था, और उसका अगर आप झूठा इस्तीफे को के ऊपर एक आदमी को लाके बिठाएंगे उसके कहने पे कि मैं हूं, तो जाहिर है दूसरा जनरल सेक्रेटरी जो है वो कोर्ट जाएगा, और कोर्ट से उसने स्टे लिया, वर्डिक आया राना मुजाहिद के खिलाफ, 2 कंटेम्प्ट हुए उसके खिलाफ, उसका बैलिफ गया उसे अरेस्ट करने, राना मुजाहिद भी चले गए। अब राना मुजाहिद का फैसला आया है, जुल्म आप देखिए, राना मुजाहिद का ये फैसला आया है कि वो, क्योंकि हॉकी टीम्स को मुश्किल हो रही है इधर उधर जाने में, ये फैसला आया है 11 जुलाई, यानी कि 11/6/2025 को। ये डेट आप इसको ठीक। जरा फोकस करें बिल्कुल। कि आप जो है ना ये काम कर सकते हैं। ठीक हो गया। लेकिन स्पोर्ट्स बोर्ड तो उसे सेक्रेटरी मान रहा है, नहीं मान रहा। आप एज डीजी कह रहे हैं कि मैं नहीं मान रहा, और आप उन दोनों को 12 करोड़ मुख्तलिफ औकात में आपने उन्होंने दे बहुत दिए, जबरदस्त। और जिसमें से 6 करोड़ से कम का वो हिसाब दे रहे हैं
तकरीबन 5 करोड़ का तकरीबन वो हिसाब दे रहे हैं, 7 करोड़ का आप हिसाब नहीं दे पा रहे वो लोग। अच्छा इस शैला पर साहिबा, डीजी, इस 12 पे करोड़ इस पे एक मिनट, जी एक मिनट, इस जी पे पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने उनसे हिसाब मांग लिया और ये बात स्टैंडिंग कमेटी में आ गई और हमने इस पे शोर मचाया। अंजुम अकील साहब भी हमारे मेंबर हैं नून लीग से, उन्होंने कहा भाई रसीदें कढो, तो वो अभी तक नहीं दी गई। और ये जो आप कह रहे हैं कि इस टीम इनको फिर पैसे दिए गए, हमें ये बताया गया है कि 25 करोड़ जो गवर्नमेंट ने दिए हैं वो इनको नहीं दिए। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड उसको खुद देख रहा है और उसने खुद फैसिलिटेट किया खिलाड़ियों को। और ये एक बहुत बुरा इसके बावजूद कि हम आपसे स्पोर्ट्स बोर्ड की इतनी बातें कर रहे हैं, लेकिन ये एक बहुत बुरा जो है एक स्पोर्ट्स बोर्ड का जो है लोगों सही के बात है। ये ऊपर बहुत बुरे असर तरीके डाल से रहे ये हैं। कहानी बिल्कुल सामने आ रही है और स्पोर्ट्स बोर्ड के जेस्चर के तौर पे पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड है, उसका ये काम है कि आप पैसे दे रहे हैं। एक तो पहले डिबार्ड मेंबर के बनाए हुए सेक्रेटरी वहां मौजूद है, उसके बाद आपने 12 करोड़ दे दिए और 12 करोड़ की पूछगछ और कोई नहीं है। मैं बड़ा अब हैरान हूं पूछगछ इस हो रही है बात तो पे। हाँ, अब अप्रोक्सीमेटली 7 करोड़ रुपए की कोई हिसाब किताब नहीं है। इनको टाइम अच्छा, अगर दिया मैं गया है कि गलत आपने नहीं हूं पूरा शैला किया साहिबा, माजरत, कल। एक आपकी सिर्फ हाँ या ना, ज्यादा नहीं इसमें मैं आपको डालता, लेकिन एक चीज पूछना चाहूँ। जो मेरे इत्तलात हैं वो ये हैं कि जो 6 करोड़ का भी हिसाब दिया गया है अभी, वो भी कच्ची पक्की रसीदें मौजूद हैं। खाना खाया उसकी रसीद, ये गए उसकी रसीद, ऐसी रसीदें हैं, कोई बहुत ऑथेंटिक चीजें, इनवॉइस, इस तरह की चीजें नहीं है। देखिए, एक बहुत बड़ा अमाउंट जो है वो पेट्रोल की मद में है कि पेट्रोल यूज किया, तो अब उसके भी 13 पैरे पुराने 113 पैरे हम्म। जो कि इनको मैंडेट दिया गया था कि एफआईए से पूछना, और ये 13 पैरे भी एफआईए को इससे रिलेटेड दे दिए गए। उनका काम है वो करना कल। अच्छा, एक बात मैं आपको बताऊं कि ये जो एक स्पोर्ट्स बोर्ड के लिए ये कुछ बुराई भी करते हैं अपने मकसद को सीधा करने के लिए। देखिए, स्पोर्ट्स बोर्ड के पास 40 से ज्यादा फेडरेशन है और जो भी कोई हॉकी फेडरेशन का सदर बनता है उसको ये लाजमी है कि उसके इतने कॉन्टैक्ट्स हो कि वो हॉकी फेडरेशन के लिए फंड्स लेकर आए। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का इतना बजट नहीं है कि वो सिर्फ बिल्कुल हॉकी सही। को देखे, फिर भी वो सबसे ज्यादा हॉकी को देते हैं। आप या तो अपने आप को एलिजिबल ना कहें कि आप हॉकी फेडरेशन के सदर बनना चाहते हैं, क्योंकि आपको अपने कॉन्टैक्ट से, अपने किरदार से, अपने शख्सियत के बलबूते पे फंड्स लाने होंगे, जैसे हम लेकर आए और यस। हमने करोड़ों में पहुंचाया। तो अब जो असल बात है वो ये है, मैं जो कहना चाह रही हूँ कि कल हमारी इन सारी बातों को जो ऑब्जर्वेशंस थी डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल मिस्टर मुनव्वर इकबाल दुग्गल की के एडहॉक पे किया गया, हमने इस पे एतराज किया कि स्पोर्ट्स बोर्ड को ये नहीं करना चाहिए था। उनको सारे आर्टिकल्स बताए स्पोर्ट्स बोर्ड के कॉन्स्टिट्यूशन का 17, हमारा 2010 का कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 15 के एडहॉक की गुंजाइश नहीं है, इसको एक्सेप्ट किया। फिर अच्छा। हमने ये बात भी की कि भाई ऊंट ना ऊंट रे ऊंट तेरी कौन सी कल सीधी कि आपने इस्तीफा क्यों लिया जब आप कह रहे डिनोटिफाई हो गया था। इसलिए कि ना तो वजीर आजम और ना कोई सस्पेंड नहीं कर सकता था 2022 के बाद जो इलेक्शन हुए, जिसमें डोगर साहब सदर बने और हैदर हुसैन सेक्रेटरी जनरल बना था, तो आप सस्पेंड नहीं कर सकते थे। जब भी तो आप उनके थ्रू पैसे उनके 6 उन्होंने दौरे किए, मुल्क से बाहर गए, ये सब हुआ, पैसे भी दे रहे थे और काम हो रहा था। तो बहरहाल आपने कहा कि पास ऑन, इस मसले को खत्म करें, हमने कहा ओके पास ऑन। लेकिन जब आपने दूसरा आपने बनाया है सदर, और जो कि उसको आपने एडहॉक पे नहीं बनाया, तो ऐसा तो नहीं था कि उसका मैंडेट चेंज हो गया था। उसका मैंडेट तो वही था, एफआईए को पैरास भेजो, स्क्रूटनी कराओ और इलेक्शन कराओ। उन्होंने बिल्कुल। कहा जी बिल्कुल यही था। तो हमने कहा कि इसने कैसे अपने आप को एक, जब आप कह रहे हैं कि डी नोटिफाई हम्म। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन, तो इसका मतलब है कि आईनी कांग्रेस भी तौर डी पे वो, नोटिफाइड, आईनी तौर तो पे ये सदर कैसे बन ही अपने नहीं आप को सकते। इन्होंने। सही बात है, हाँ, आईनी तौर पे तो वो तो पाकिस्तान उन्होंने हॉकी इसको, फेडरेशन के सदर ही नहीं बन ना तो सकते। उनका मैंडेट था, हाँ, ना तो उनका मैंडेट था कि वो अपने आप को सदर इलेक्ट कराएं, और ना ही कोई कांग्रेस थी, उसकी ड्यूरेशन खत्म हो गई थी। इसको एक्सेप्ट कर लिया गया अल्हम्दुलिल्लाह। और एफआईए के डायरेक्टर वहां पे मौजूद थे, सैयद शाहिद हसन, उनके उनको उन्होंने कहा कि जी आप हमें पुराने 113 पैराज दें, तो ये चुप बैठे हुए थे प्रेसिडेंट साहब। हमने कहा हम देंगे और हमने उन्हें दिए ठीक है। अब ये 13 मुझे पैरेज बताएं, उन्हें अब उन्हें हुआ हुकूमत ने क्या है। भिजवाए। अब ये 2 महीने के
अच्छा, अब ये है जो एक बहुत ही अफसोस की बात है, वो मैं दोबारा शेयर करूंगी आपके साथ। वो मैंने शेयर नहीं की। पहले तो इलेक्शन इसलिए नहीं माने गए 2022 के बाद के कि जी जो रूल्स थे वो हॉकी फेडरेशन के बने नहीं थे। ठीक तो है। अब 2 फरवरी 2024 को बुक्टी साहब सेकंड टाइम नॉमिनेट हुए लीगली, हम उसको मानते हैं। और 8 महीने तक मजीद 2022 में भी नहीं थे रूल्स। 8 महीने तक पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने अपने रूल नहीं बनाए। दिसंबर 2024 में बनाए। जब बना लिए थे तो आपको भी पता था कि पाकिस्तान हॉकी जो है वो जो हॉकी है वो पाकिस्तान का कौमी खेल है। आपको चाहिए था कि आप इससे कहते कि भाई नाउ यू स्टार्ट द प्रोसीजर ऑफ योर मैंडेट। आपने ये करने के बजाय आप पैसे देते रहे। और है ना, बिल्कुल। ये इस वक्त सितंबर जो है ये 9वां महीना है कि अच्छा। आपके रूल्स बन गए, आप क्यों नहीं इलेक्शन कराते? तो एग्जैक्टली। हमने कहा कि आप इलेक्शन कराएं। अब हम हर चीज को पास ऑन कर रहे हैं क्योंकि अब आपका इलेक्शन कमीशन बन चुका है। ठीक तो है। अब जब इलेक्शन कमीशन दिसंबर 2024 को बन चुका है, नाउ प्रोवाइड द डिटेल ऑफ द इलेक्शन कमीशन, हु इज द इलेक्शन कमिश्नर एंड स्टाफ एंड रूल्स एंड रेगुलेशन, और स्टार्ट द प्रोसीजर। तो 2 महीने दिए गए हैं, लेकिन क्योंकि अभी तक मिनट्स जो हैं वो हमें नहीं दिए गए हैं, तो दो अच्छा, महीने फिर उसके बाद ही शुरू मैं होंगे। जरा और हम ये सुनने वालों को समझते हैं कि क्लैरिटी, 2 महीने जो शैला साहब एक क्लैरिटी जरा सुनने वालों के जी लिए बिल्कुल। बड़ी अच्छी होगी। वो ये कि अब हम ये समझ इस बात पे पहुंचे हैं कि 2 महीने में इलेक्शन होना है और इलेक्शन कमीशन मौजूद है, जी इलेक्शन कमिश्नर भी मौजूद है। 2 महीने में पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का इलेक्शन होना है। अच्छा, ये जो इलेक्शन होना है इसके लिए ये सब लोग दोबारा एलिजिबल हैं इलेक्शन लड़ने के, इंक्लूडिंग तारिक बुख्ती साहब और बाकी लोग, ये सब एलिजिबल हैं? अच्छा, देखिए, पहली बात तो यह है कि जो एक डिस्ट्रिक्ट, एक वोट कैसे बनता है, एक कांग्रेस मेंबर कैसे बनता है। एक डिस्ट्रिक्ट में एक ग्राउंड होना चाहिए और 5 रजिस्टर्ड जेन्युइन हॉकी क्लब्स होने चाहिए। फिर वो एक सेलेक्ट करते हैं मेंबर, जिसका एक जो एक कांग्रेस मेंबर बनता है और वोट डालता ठीक। है। तो बदकिस्मती है कि बहुत सारे क्लब्स जो हैं इन्होंने बोगस है। इन्होंने मतलब बोगस पैरेलल भी है, खड़े कर बोगस है। दिए, बोगस। शैला आपा, क्लब बोगस है, बिल्कुल। मेरे तो पास तो उनकी मैं तफसीलात पड़ी हैं। मैं मैं बिल्कुल इससे सहमत हूँ, क्योंकि इन्होंने सिंध में भी बनाया है किसी जतोई साहब को, जो आए भी थे हमारे पास। और भी लोगों को इसमें इन्वॉल्व किया है शौकीनी में। तो इस तरह इन्होंने हर जगह पैरेलल बना दिया। और स्पेशली ये कराची में तो पैरेलल बना ही नहीं सकते थे, क्योंकि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के कानून के मुताबिक हम सिंध स्पोर्ट्स बोर्ड में रजिस्टर्ड है। बिल्कुल। और किसी रजिस्टर्ड बॉडी के अगेंस्ट पैरेलल बॉडी नहीं खड़ी की जा सकती। तो यस। अब इस सूरत हाल में जो आपने मुझसे पूछा, देखिए, नॉमिनेटेड प्रेसिडेंट जिसके पास 3 टास्क है, समझे कि वो आपका केयर टेकर। ठीक है, ठीक है, और ठीक है। केयर टेकर लेकिन अब सेटअप मुझे ये तो पूछना है, मुझे ये केयर पूछना है, जो टेकर केयर टेकर है, जो केयर केयर टेकर है। टेकर सेटअप तो यस। अब यही वो एक खुद सवाल इलेक्शन है, कंटेस्ट नहीं उनके कर होते सकते। हुए इनका क्या रोल होगा? अगर इन्हीं के अंडर, इन्हीं की अम्ब्रेला के अंडर अगर इलेक्शन होंगे तो ये कैसे इलेक्शन होंगे? नहीं, देखिए, इलेक्शन कमीशन जो है वो इलेक्शन कराएगा। इनका काम है फैसिलिटेट करना। ठीक। जो जो मेरी नॉलेज है, जैसे हम मुल्क के इलेक्शन देखते हैं, आप उस कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर तो नहीं जा सकते ना। बिल्कुल ठीक। आप मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हैं। तो इलेक्शन कमीशन डेट अनाउंस करेगा। अगर ये डेट अनाउंस से पहले रिजाइन कर जाते हैं, जो कि नहीं अगर करेंगे, रिजाइन क्योंकि कर जाहिर जाते है हैं। कि इनको मैंडेट दिया गया है ना कि आप इलेक्शन कराएं। तो हम्म। इनका काम है फैसिलिटेट करना। इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कराएगा और केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर जो है, जैसे वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता, ऐसे ये नहीं लड़ेंगे। बेहतरीन। और अब इनका मैंडेट शैला साहबा, आखिरी इनका बिल्कुल मैंडेट लास्ट टाइम होगा, मैं चाहूंगा इस पे एक कमेंट। क्या ऐसा तो नहीं होगा, आप तो खैर माशाल्लाह से लड़ रही हैं हॉकी के लिए, मुझे पता है, लेकिन क्या ऐसा तो नहीं होगा कि वो जो एफआईए की इंक्वायरीज चल रही थी, वो सजाद खोखर साहब के दौर की, वो पंजाब बैंक का किस्सा, वो सिंध बैंक के, वो दीगर मामला, वो पैसों के लेन देन, वो बॉक्स हॉकी के पैसे कैश में इस्तेमाल करना, अभी 12 करोड़ ये सारा कुछ खत्म तो नहीं हो जाएगा? कहीं ये सारी इंक्वायरी बंद तो नहीं हो जाएंगी नए सेटअप आने के बाद? अभी नए सेटअप पे कि कौन आएगा और कैसा आएगा। तो मैं ये दरख्वास्त करती हूँ आपके चैनल के जरिए, खुदारा पाकिस्तानी हॉकी को देखें, पाकिस्तान के हॉकी
कहाँ से कहाँ आ गई है। इस वक्त जो प्रो लीग में आप जाएंगे, आप खैरात में जाएंगे, यू आर नॉट क्वालिफाइंग अग्री। टू पार्टिसिपेट इन प्रो लीग, जी, वो तो क्योंकि अगर न्यूजीलैंड नहीं गई। न्यूजीलैंड अपनी टीम विड्रॉ नहीं करता तो आप जा रहे हैं। तो इस तरह और आप खुद समझते हैं कि क्या बेचारे बच्चों के साथ हो रहा है, मैं उन्हें कुछ नहीं कह सकती हूँ। वो वो मुझे हमारे बच्चे अंदाजा। हैं ना, मैंने तो नहीं खेलनी है हॉकी, ना मेरे बच्चों ने खेलनी है, मेरे तो बच्चे ही नहीं है। तो हमें अपने मुल्क के सारे बच्चे बहुत हमारे हैं, अच्छे, सारे खेल हमारे, बहुत अच्छे। हमारा शैला शैला परसेप्शन साहिबा, हॉकी का पूरा नहीं बहुत शुक्रिया, आज आपने हमारे लिए वक्त निकाला। बड़ी डिटेल हुआ क्या है हॉकी के साथ, उसके लॉज क्या कहते हैं, अभी क्या हो रहा है, स्टैंडिंग कमेटी क्या करी, इलेक्शन फाइनली हो गए। ब्रेकिंग न्यूज़ है कि जी 2 महीने में इलेक्शन होने हैं, इलेक्शन कमीशन मौजूद है, दिसंबर 2024 से सारा कुछ फाल है। अब इलेक्शन हुए बगैर मामला नहीं रहेगा। मोहतरमा शैला रज़ा साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, बहुत शुक्रिया शैला रज़ा साहिबा, आपने वक्त निकाला और बड़ी डिटेल डिस्कशन की क्या कुछ हो रहा है स्टैंडिंग कमेटी में भी और अभी हॉकी में, सारा कुछ आपके सामने आ गया। एक ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट को लेकर। चूंकि श्रीलंका से हमने मैच जीता है, हमारी अभी जिंदगी बाकी है एशिया कप में, और अगर अभी हमने बांग्लादेश से जीता तो हम फिर फाइनल की तरफ जाएंगे, और फिर क्या होगा इस पर करेंगे बात एक ब्रेक के बाद। एक बार फिर कहेंगे आपको खुश आमदीद। और अभी थोड़ी देर पहले आपने हॉकी की बड़ी डिटेल बात सुनी। जाते जाते एक चीज़ और बताऊं इससे पहले कि हम क्रिकेट पे शुरू करें बात को। अब जो इलेक्शन होने हैं हॉकी फेडरेशन के, उसके लिए इलेक्शन कमीशन मौजूद है, वो क्लब से उनका पूरा बायोडेटा मांगेगा, उनके बायलॉज मांगेगा, 3 दिन होंगे अपीलों के लिए। और इन सारी चीज़ों में, यानी इस सारे प्रोसीजर में जो सिटिंग प्रेसिडेंट होंगे उनका कोई रोल नहीं होगा और होना भी नहीं चाहिए। जब ये बायलॉज और ये सारी स्क्रूटनी होगी, उसके बाद वो क्लब्स अपने अपने कांग्रेस मेंबर्स चुनेंगे, कांग्रेस मेंबर फिर सदर चुनेगा, ये तरीकाकार है। तो ये मैं ज़रा इसके लिए बड़ी ज़रूरी थी कि एक क्लैरिफिकेशन हो जाए। अब ज़रा बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट को लेकर। बदी उज़्ज़मा साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बदी भाई सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी हैं, हमारे लिए उस्तादों की तरह भी हैं। मुदस्सिर चौधरी साहब स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं और हमारा रेगुलर पैनल भी हैं। बहुत शुक्रिया सर दोनों हजरात का। बदी भाई, कल का मैच हम जीत गए और इतनी हुसैन तलत पर तनकीदें कर रहे थे, मैं भी आप भी सारे, तो आराम आराम से खेला हुसैन तलत, और उसने तो बता भी दिया कि कोच और कैप्टन तो चाहते थे जाके हार्ड हिटिंग शुरू कर दो, लेकिन मैंने ज़रा एक तरीक़ाकार देखा, पिच देखी, उसकी कंडीशन देखी, और बड़े अच्छे तरीके से उसने बैट और स्ट्राइक को रोटेट किया नवाज के साथ मिलके, और किसी भी तरह अल्लाह अल्लाह करके 12 रन वो मैच जीत गए। देखिए इंसान भाई, मैच तो हम जरूर जीते, लेकिन ये मैच इस तरीके से जीतना जो है वो हमारे लिए जो है लाजमिंग सिचुएशन है। इस तरह की अगर आप बैटिंग करेंगे, जब बॉलिंग चलती है तो बैटिंग नहीं चलती, जब बैटिंग चलती है तो बॉलिंग नहीं चलती। ये हमारा अलमिया जो है आज से नहीं है, कई पिछले कितने 1-2 साल से यही होता जा रहा है। अब देखिए, जब आप इतने जबरदस्त बॉलिंग करके उनको 133 रन पे जो है वो महदूद रखा, तो फिर आपको जो है वो ये मैच जो है 7-8 विकेटों से जीतना चाहिए था। जिस तरीके से 5 ओवर में 41 रन का स्टार्ट मिला, और उसके बाद जिस तरीके से पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने विकेटें गंवाई, 7 ओवर 45 पे पहला विकेट गिरता है, फिर 57 पे 3 आउट हो जाते हैं, फिर 80 पे 5 आउट हो जाते हैं। तो ये चीजें जो है पाकिस्तान क्रिकेट टीम को सोचनी पड़ेंगी। इस तरह की क्रिकेट अगर आपने खेलनी है, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि हमारा कप्तान क्या कर रहा है, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि साइम अयूब क्या कर रहा है, फखर जमान उनको क्या हो गया है। अगर टॉप ऑर्डर आपके नाकाम हो जाते हैं तो फिर आप कहाँ खड़े हैं। ये तो हुसैन तलत की एक अच्छी बारी लग गई, फिर उसके बाद मोहम्मद नवाज अच्छा खेल गया, तो ये चीज हो गई। अगर वहां पर एक विकेट गिर जाती तो पाकिस्तान के लिए मैच बचाना भी मुश्किल हो जाता था। तो बिल्कुल। ऐसा अगर आप खेलेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आप अगर बांग्लादेश से मैच आपका है, अगर हमारी दुआएं की जीत है फाइनल खेलें, अगर वहां आप जीत जाते हैं फिर आपका भारत से मुकाबला फाइनल में होगा, तो वहां पर इस तरह की सूरत नहीं होगी, इस तरह की गलती की गुंजाइश नहीं होगी। पहले तो आपके 3-4 कैच भारत ने छोड़ दिए थे, हर वक्त कैच भी नहीं छोड़ते। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तानी बल्लेबाजों को जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा। इस जीत पर हमें जश्न नहीं मनाना चाहिए कि हम जीते। ये जीत आपकी जीत नहीं है, मेरे ख्याल से पाकिस्तानी बैटर के लिए एक सबक है कि यार इस तरह की अगर आप हमने क्रिकेट खेलनी है तो फिर हम जो है वो किसी भी बड़ी टीम के साथ मुकाबला नहीं कर सकते। तो ये अच्छा, मैं चीजें एक और सामने नतीजे खासतौर पर भी पर जो है पहुंचा हमारे हूं बदी टीम भाई और मैनेजमेंट को जो मुदस्सिर है भाई। सोचनी पड़ेगी। मुदस्सिर, मैं और एक नतीजे पे पहुंचा हूं कि इस वक्त साइम अयूब, आपकी आवाज हारिस, बहुत कम आ रही है। अच्छा अच्छा, मैं ज़रा कोशिश करूंगा कि अब आप तक ज़रा सही आवाज़ पहुंचे। हारिस, साइम अयूब, सलमान अली आगा, और ये सारे, हुसैन तलत भी, नवाज भी, चले एक वन ऑफ मैच इन्होंने जितवा दिया है, इवन शाहीन भी और हारिस रऊफ भी,
मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं, ये सारे लोग टीम में सिर्फ इसलिए कि 11 बंदे पूरे करने हैं। मुदस्सिर साहब, बहुत शुक्रिया सलाम। मुझे कोई और वजह नज़र नहीं आ रही। वजह तो देखें, वजह तो बेशुमार है। वजह तो अना है, ज़िद है, किसी को नीचा दिखाना है और मुसलसल दिखाना है। कल मैं एक ना फुटेज देख रहा था जिसमें टेस्ट के कप्तान को बुला के हौसला दिया जा रहा था कि टेस्ट चैम्पियनशिप तक तुम कप्तान हो और जाओ जो तुम्हारा दिल करता करो। अब हमारे पास ये जो टीम का लफ्ज़ आता है ना, तो अब ना चिढ़ जाता हूँ मैं कहता हूँ कि ये क्या है। अज़हर महमूद को भी फ्री एंड दिया, मतलब आप ये देखें, क्या वाकई पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो टीम के तौर पे खेल रही है? ऐसा है कहीं आपको नज़र आता है कि टीम है? टीम कहीं आपको नज़र नहीं आती। बदकिस्मती से इंडिविजुअल परफॉर्मेंस है, कोई एक दे देता है तो हम मैच जीत जाते हैं, जब नहीं आती तो सारा वो बेड़ा गर्क हो जाता है। हम जीतने पे आएँ तो उस पता ही नहीं चलता। अब तो हमसे ज़्यादा छोटे छोटे बच्चे जो मैच देख रहे होते हैं ना, वो बता रहे होते हैं कि ये अगली बॉल पे ये आउट होगा, ये छक्का खाएगा, ये चौका खाएगा। टीम नहीं है, अब ये चूँ का मुरब्बा है। और चूचों के मुरब्बे में जब आप मुरब्बा बनाते हैं तो फिर जो आप कह रहे हैं ना 4 5 6 लोग, फिर इस तरह की चीज़ें शामिल कर दी जाती हैं ताकि वो मिक्स होकर जब किसी के सामने जाए तो उसको यही लगे कि ये अच्छे वाला मुरब्बा बना हुआ। तो टीम इस वक्त जो है वो सूरत हाल है। आप देखें क्या इस टीम की जो हमारे कप्तान हैं शान मसूद साहब की पिछली इनिंग्स निकाल लें जब से वो टेस्ट के कैप्टन बने हैं, और सलमान अली आगा साहब, क्या टीम का कैप्टन होना, टीम में शामिल होने के लिए सिर्फ आपको अच्छी अंग्रेज़ी आनी चाहिए? आप किया जी, आपका कॉन्फिडेंस चेक करें। मैं मुख्तलिफ रील्स देखता हूँ जब पीसीबी की तरफ से मुख्तलिफ जो शॉट्स जो है निकाल के देखिए, उसमें बताते हैं कि कप्तान का एतमाद चेक करें वो बात कैसे कर रहा है। भाई कप्तान का एतमाद चेक करना हमने बैट और बॉल से, कि ग्राउंड में वो खेल कैसे रहा है, टीम को ले के कैसे चल रहा है। अब एक हम रोना भी रो रहे हैं, अभी चल रहा है कि हमारी T20 की टीम जो है उसमें मोहतरम जनाब सलमान अली आगा साहब वो है, वो कैप्टन है, जिनका स्ट्राइक रेट 250 से ऊपर है, और वो बाबर आजम को रिप्लेस करके आए हैं। क्या आपने बाबर आजम, क्योंकि उनका स्ट्राइक रेट ही ना था ना, उनको शॉट खेलने नहीं आती थी, उनको हिट मारनी नहीं आती थी, उनको चौका छक्का मारना नहीं आता था, उसकी जगह रिप्लेस किया गया सलमान अली आगा को। अब सलमान अली आगा साहब की समझ नहीं, वो बैट्समैन हैं, वो सुना था वो ऑलराउंडर हैं, वो ओवर भी करते हैं, वो कप्तान हैं। कप्तान ऐसे हैं कि इंडिया का पूरा मैच चला गया, आपने मोहम्मद नवाज से बॉल नहीं करवा सके, पता नहीं क्यों नहीं करवाई, क्या ऐसा हुआ? हुसैन तलत जिसकी कल 2 विकेटें दिखा के हमें बताया जा रहा है कि कल नवाज ने बॉलिंग कहाँ की है? कल नवाज ने भी नहीं की। मैं चले थोड़ा सा पीछे जाने की कोशिश कर रहा था। आप कल की 2 विकेटें हमें ऐसे दिखाई जा रही हैं कि जी देखें जी, इस पे तनकीद हो रही थी, तो भाई वो नहीं है प्लेयर, वो T20 का प्लेयर नहीं है। और वनडे चले देख लेंगे जब उसको मौका मिला, T20 का वो प्लेयर नहीं है, सलमान अली आगा प्लेयर नहीं है। किस शेप में खेल, उसकी कप्तानी की समझ, उसको समझ नहीं आती मैंने क्या करना है, उसको यही नहीं पता कि मैंने किस बात पे रिव्यू लेना है। बैट करने आता है, उसका अपना कॉन्फिडेंस समझ आती है, वो शेक हुआ होता है। इसी तरह हम इसका रोना रो रहे थे कल। मोहतरम जनाब डर भी लगता है, मिनिस्टर इंटीरियर भी हैं, उधर से भी डर लगता है, इधर चेयरमैन पीसी भी हैं, एक्रीडिशन कभी कभी वो पिंडी का बन जाता है, वो भी जाता रहेगा। कल उन्होंने टेस्ट कैप्टन शान मसूद को बुला के कहा कि फ्री हैंड है, आप जो मर्जी करें। अज़हर महमूद को ये भी कहे ना, मतलब अज़हर, आप देखें पिछले 2 साल, जो बदीज भाई कह रहे हैं, आप पिछली क्रिकेट तो निकाल के देखें, सीरीज क्रिकेट का बेड़ागर्क किसने किया? ये टीम सिलेक्शन कौन कर रहा था, टीमें कौन बना रहा है, ये लड़के कौन ला रहा है? ये खुशदिल शाह, इवन मैं हसन अली की बात करूं, कहाँ से ये आ रहे हैं? उसके बाद हसन नवाज देखें, जिसको आप बना रहे थे, हमने स्टार बनाया हुआ था, अब उसको आप ड्रॉप कर रहे हैं। अच्छा, आप साइम अयूब को देखें, आपने उसको, मतलब वो क्या है? ये इन लोगों के बारे में सलमान अली आगा कैप्टन ने कहा था कि ये अगर फ्लॉप होते हैं तो आप समझें कि कैप्टन फ्लॉप हो रहा है, मेरी वजह से हो रहा है, मैं जिम्मेदार हूँ। ये तो टैलेंट है। मैं आपको बताऊँ, हमारे पूरे मुल्क की बदकिस्मती है कि जब ये लोग किसी ओहदे पे होते हैं ना, ये क्रिकेट की बात नहीं कर रहा, जहाँ पे भी हूँ, उस वक्त जब ये हो रहा होता है ना, ये ज़ुबान नहीं खोलते और बताते नहीं है कि क्या हो रहा है और कैसे हम लेकर चल रहे हैं। जब ये हटेंगे ना सलमान अली आगा साहब, जब ये हटेंगे, फिर आपके शो में भी आएंगे, आपको भी बताएंगे, मुख्तलिफ जगह भी जाएंगे, अपना चैनल भी खोलेंगे, उस पर बताएंगे क्या होता रहा है। अभी तो उनको कहा गया है ना कि आपको सपोर्ट है, आप जो मर्जी करें, आप तजर्बे करें, आप टीम बनाएं। हम, मेरे ख्याल में जब से हमने क्रिकेट खेलना शुरू किया या तजिया करना शुरू किया है, हम यही सुनते आ रहे हैं कि टीम बन रही है, अगले वर्ल्ड कप के लिए तैयार हो रही है। हर बार सुनते, हर वर्ल्ड कप के बाद हर टीम। अब हम देखें ना, हमारा मुकाबला, मैं इंडिया को, मैं तो उसको गिनता ही नहीं ना, मैं कहता हूँ यार वो टॉप की टीम है और हम बॉटम में टॉप की टीम है।
हम नीचे से टॉप के हैं, वो ऊपर से टॉप के हैं। हमारा मुकाबला करके हमारे लोग जो देख के जज्बाती होते हैं और इनको गालियाँ निकालते हैं, भाई परेशान ना हो, ये इस काबिल नहीं है कि उसका क्रिकेट में मुकाबला करें। आप जोड़ रहे हैं पाक फ़ज़ाइया को क्रिकेट की टीम के साथ। पाक फ़ज़ाइया मेहनत करती है, उसके जवान सुबह सुबह उठते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, फोकस भाई रहते हैं, वो इसलिए जीत आपको ग्राउंड में जीत देनी हाँ, है, हम तो वो ये कह रहे हैं आप वो अपनी जीत जीत और वो थी, जीत हो गई। वो हर बार इंशाल्लाह हम जीतेंगे। एक ब्रेक ये सर, जो हैं अब मैं आपसे ना जरा आज के मैच पर भी बात करूंगा, बांग्लादेश पर भी करूंगा। हमारा अगला मुकाबला बांग्लादेश से है, फिर अगर हम बांग्लादेश से जीतते हैं तो एक राहें खुली हैं फाइनल के लिए। फाइनल में फिर आपने इंडिया को फेस करना है, ये खुद में एक बहुत बड़ा सवाल है। ब्रेक लेता हूँ, वापस आता हूँ, इस पर बात करेंगे। एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे। बदी भाई, ये चीज़ आपसे ज़रा पूछना चाहूँगा, हुसैन तलत ने एक इनिंग अच्छी खेल ली, 10 सालों से हुसैन तलत भी PSL पाकिस्तान टीम के साथ है, इतने लंबे अरसे से कई बार कमबैक कर चुके हैं। ये वन ऑफ इनिंग थी और इतनी को मुश्किल बात नहीं थी। 134 रन हम फेस कर रहे थे, लग ऐसे रहा था पता नहीं हमने 200 का पहाड़ फेस करना है। दुनिया का सबसे खतरनाक बॉलिंग यूनिट हमारे अगेंस्ट है, बड़ा मुश्किल बना दिया था हमने मैच को, 5-6 विकेटें हमने गंवा दी। अब साहब ज़्यादा फरहान को देखे ना, हट के जिस तरह वो शॉट्स मार रहे हैं, उनके कनेक्ट नहीं हो रहे। ठीक है, कैचेस छूटे, स्कोर कर दिया, हर बार ये नहीं होगा। फ़खर जमान एक सर पे बॉल लगी, नो डाउट उनका थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम आई, लेकिन फ़खर की ओवरऑल परफॉर्मेंसेस पर भी सवालात हैं। देखिए असलान भाई, सबसे बड़ी बात ये होती है कि हुसैन तलत को आप लेके आए, कितने अरसे के बाद आप हुसैन तलत को आए, वो भी PSL की परफॉर्मेंस आपने देखी और उसके बाद लेकर आए। और जहां तक पाकिस्तान टीम के जो बैटर्स हैं, ऊपर के जितने भी 5-6 बैट्समैन हैं, आप उनको देखेंगे वो बिल्कुल भी उनकी जो कारकर्दगी है पिछले कई साल से, उनकी कारकर्दगी में तसलसल नहीं है। जो जब आपकी कारकर्दगी में तसलसल नहीं होगा तो आप किसी तरीके से जो है वो पाकिस्तान टीम की नुमाइंदगी करेंगे। मुझे ये समझ में नहीं आता कि हमें साइम अयूब में क्या नजर आता है, हमें ये समझ नहीं आता कि हमें मोहम्मद हारिस में क्या नजर आता है कि मुसलसल जो है खेले जा रहे हैं। और फिर जो है वो चेयरमैन साहब का बयान भी आता है जी कि इनको सपोर्ट करें। क्या हम जीरो बनाए तो उसको कहेंगे कितना अच्छा जीरो बनाया, क्या वो 3-0 बनाए तो हम बोले यार साइम अयूब ने कितने जबरदस्त अंदाज से 3 अंडे बनाए। तो ये चीजें नहीं होती। मोहम्मद हारिस मुसलसल नाकाम है, आप उसको क्यों आपने टीम में रखा हुआ है, ये समझ से बालातर है। हुसैन तलत को आप पहले भी ला सकते थे, उसको उसकी देखिए हुसैन तलत एक ऐसा है और जो बैटिंग करता है, तो उसको आप अगर 3-4 पे खिलवा देते, एक आध मैच में 2-3 मैचेस में अगर आप मोहम्मद हारिस को बाहर कर देते तो आपको ज्यादा जो है फायदा होता। विकेट कीपिंग तो साहबजादा फरहान भी कर लेता है, लेकिन साहबजादा फरहान के मुतालिक ये है कि देखिए साहबजादा फरहान बैटिंग तो अच्छी कर रहा है, लेकिन जब उसकी जरूरत होती है आम मौके पे वो गलत शॉट खेल के आउट हो जाता है। देखिए किसी की नकल करके हम जो है ना वो वैसा नहीं बन सकते। इसके लिए अकल की भी जरूरत होती है। कई मैचेस ऐसे होते हैं कि जहां पर आपको तेज खेलना होता है, इस वजह से कि टारगेट बहुत बड़ा है। जब आपके पास टारगेट छोटा है तो फिर आपका संभल कर खेलना होगा, यार कि मैं ओपनर हूं और मैं मैच फिनिश करके जाऊंगा। तो ये अच्छे बल्लेबाज की निशानी होती है। आप विराट कोहली को देखें, रोहित शर्मा को देखें, या उनके बड़े प्लेयर्स को देखें, या और टीमों के प्लेयर्स को देखें, जब वो देखते हैं कि छोटा टारगेट है तो वो लंबी इनिंग्स के लिए जाते हैं। ये नहीं कि हर बॉल पे छक्का चौका मारना, ये कोई T20 का वो नहीं है। छक्का चौका उस वक्त मारा जाता है जब आपकी पहली बैटिंग है और आप कोशिश कर रहे हैं कि हम स्कोर बोर्ड पर 200-250 रन से जाएं, तो फिर तो सही है। लेकिन अगर ये आप बताएं, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ये जो दोनों खेल लेते हुसैन तलत और मोहम्मद नवाज, इसमें से एक भी विकेट गिरती ना तो फिर आपके लिए मैच बचाना भी मुश्किल हो जाता। लेकिन ये कौन है, ये टीम मैनेजमेंट क्या है कि इनको बताती नहीं है कि हमने क्या करना है। असल में आप जितनी भी क्रिकेट खेले ना सलान भाई, हम हमेशा से बात करते हैं कि आप छोटी टीमों के साथ क्रिकेट खेलें। आपने बड़ी टीमों के साथ क्रिकेट खेली ही नहीं है। बड़ी टीमों के साथ जाने से पहले ही आप अपना हौसला हार जाते हैं, आप एतमाद खो देते हैं, आप प्रेशर ले लेते हैं और आपको समझ आ जाती है कि हम मैच आ रहे हैं। तो ये चीजें हमें नोट करनी होंगी। अभी बांग्लादेश और इंडिया का मैच है, इसमें देखिए बांग्लादेश को हम जो है कमजोर नहीं समझ सकते। बांग्लादेश इंडिया को भी हरा सकता है, उसकी जिस तरीके से वो जा रहा है। लेकिन इंडिया के लिए आसान मौका है, वो बांग्लादेश को हराकर फाइनल खेल सकता है। लेकिन पाकिस्तान के लिए बांग्लादेश, मैं आपको बता रहा हूँ कि मुश्किल डाल सकता है। बांग्लादेश की स्पिन बॉलिंग अच्छी है, उसका मुस्तफिजुर रहमान जिस तरीके से बॉलिंग कर रहा है वो बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहा है, उनकी बैटिंग में एक वो है, तो मेरे ख्याल में वो वहां पर खेले हुए भी हैं। तो आप ये एक श्रीलंका से ये जीत का खुशियां ना मनाएं, बल्कि अगले मैच के लिए तैयारी करें कि हमने बांग्लादेश को कैसे हराना है और फाइनल खेलना है। बिल्कुल ठीक बात है। अब नवाज को बतौर ऑलराउंडर रखते हैं, उसको
ओवर नहीं कराते, हुसैन तलत को एक मैच में बतौर ऑलराउंडर खिलाते हैं, उससे भी ओवर नहीं कराते, फिर हम सलमान अली आगा ओवर कभी कर देते हैं, कभी वो नहीं करते। समझ में नहीं आ रही क्या पॉलिसी है। सलमान अली आगा तो अपनी जगह भी जस्टिफाई नहीं करे। साइम अयूब को लें, मुदस्सिर और हारिस, बार बार बात हो रही है इन दो को लेकर, और अब फ़खर को लेकर भी बात हो रही है कि फ़खर की एक डिग्निटी है, एक लेगेसी है, लोग उसको पसंद करते हैं। अब फ़खर शायद उस तरह पोटेंशियल अपना शो नहीं कर पा रहे, या किसी वजह से फिटनेस मसला जो भी हो XYZ, फ़खर उस तरह रिस्पॉन्स नहीं कर रहा जैसे फ़खर जिसके लिए माना जाता है। तो अगर नहीं कर पा रहा फ़खर, और बड़ा मैच हमें समझ नहीं आ रहा कौन सा और बड़ा मैच होगा इंडिया पाकिस्तान से, अब करना क्या है? यही टीम आगे जाएगी? और बांग्लादेश के मैच को आप कैसे देखते हैं? आज तो इंडिया के साथ है उनका, लेकिन आगे हमारे साथ भी है। देखें, मैच तो हम तो यही विश करेंगे कि पाकिस्तान जीते। करना क्या है, ये जो टीम है इसी में से करना है, इन लोगों ने ही करना है। ये क्या करेंगे, ये पिछले मैच देख लें और कल का मैच देख लें। कल भी हम रोते पीटते जिस अंदाज में जीते हैं, और बहरहाल जीत गए। जब जीत जाते हैं तो बहुत सी खामियां जो है वो कवर हो जाती हैं, उन पर बात नहीं होती। बाकी हालात जो हैं, आपने कभी वो दिहाड़ीदार बंदे देखे हैं जो जिनको पता हो कि हमारी दिहाड़ी लगनी है, तो वो हर हाल में ना उस दिहाड़ी को छोड़ते नहीं हैं। वो बल्कि शाम में बात करके आते हैं कि आपका कल का काम भी बाकी है, तो हम वो भी कर देंगे, कल आएंगे आप। इस वक्त क्रिकेट टीम में ये जो क्रिकेटर्स हैं, खासकर मैं फ़खर जमान और जो इन लोगों की जिनसे खेला ही नहीं जा रहा, जिनको समझ नहीं आ रही बैट कहाँ है, बॉल कहाँ है, हम कहाँ घुमा रहे हैं। आप देखें तो सही उसका फुटवर्क देखें। पहले भी वैसे इतना कुछ शानदार नहीं था, लेकिन पहले चले उनकी टाइमिंग अच्छी थी, फोकस था, हिटें लग रही थी, बाहर जा रही थी। अब मारते कहाँ, जाते कहाँ। तो क्या आपको लगता नहीं कि ये सारे जितने जो खेल रहे हैं, इनको पता है कि यार हम आउट ऑफ फॉर्म है, हम नहीं खेल सकते, हम किसी के लिए जगह छोड़ें, हम जाएं दोबारा से मेहनत करें, अपनी टाइमिंग फिट करें, हम नेट्स में तो कह रहे थे कि नई टीम बनाई है, आप किससे जगह खाली कर रहे हैं? लेकिन चूंकि हम नई टीम का जो दावा कर रहे हैं मुदस्सिर, उसका क्या होगा? कौन सर, नई टीम है ही नहीं इसमें। नई टीम वाली है, मुझे बताएं ना किसको नया? हुसैन तलत को हम नया कहें, हसन अली को नया कहें, खुर्शीद अली शाह को नया कहें, जिस नए को आपने हसन नवाज को, फ़खर को नया कहें, शाहीन को नया कहें, शाहीन को नया कहें, हारिस रऊफ को नया कहें, सलमान अली आगा को नया कहें, मतलब आप किसको नया कहना चाह रहे हैं? हारिस जो खेल रहे हैं, आप लगी हुई है दिहाड़ी, आप दिहाड़ियाँ लगा रहे हैं। आपको पता है कि पीछे से आपको सपोर्ट है। उन्होंने कहा कि भाई आप उनको निकालना मैंने है ना, आपको रखना मैंने, तो आपका जो दिल करता है करो। करोड़ों शायकीन है, एक गेम है जिसको लेकिन हारिस को तो बहुत चांस मिल गए ना मुदस्सिर। सर, मैंने लास्ट टाइम भी आपको कहा था, बार बार रिपीट हो जाता है, जब आप कुर्बानियां देते हैं ना तो कुर्बानियों का सिला मिलता है। तो आप उनको सिला मिल रहा है कि उनको खिलाना है। कल आप देखें, कल वो खेल रहे थे तो इन्होंने गलती से एक सिंगल ले लिए, 1-2 सिंगल। तो मैं भी परेशान हूँ कि ये सिंगल इन्होंने ले लिए, और उसके बाद फिर अल्लाह खैर करे वही हुआ, एक चौका लगाया, उसके बाद विकेट वो गई सबको। मतलब आप क्या खेलते हैं? सलमान अली आगा की बात करें यार, कैप्टन आपका रोल मॉडल होता है कि आपने क्या करना है, आपने ग्राउंड में खेलना है, आप ग्राउंड टीम को लेकर जाना है। उसको पता ही नहीं कि ग्राउंड में हो क्या रहा है, उसे किससे ओवर कराने हैं, किस मौके पे ओवर कराने हैं, कौन सा बॉलर है जो आपका। मैं वही तो बता रहा हूँ कि आपने टीम की शेप ऐसी कर दी, हमें समझ नहीं आ रही कि हमने बॉलर पे तबसरा करना है, हमने बैट्समैन पे तबसरा करना है। एक दिन हम बॉलर पे तबसरा करते हैं, वो अगले दिन बैटिंग कर जाता है। अगले दिन हम बैट्समैन पे तबसरा करता है, वो हमें बॉलिंग में 2 विकेट कर जाता है। हम तो कंफ्यूज, तो हमें सबको कर अच्छा, दिया है। ये क्या एशिया कप अभी गुजर रहा है, बड़ा अजीबो गरीब सिचुएशन में है बदी भाई। क्या एशिया कप के बाद कोई सिलेक्शन में, किसी चीज़ में कोई इत्तलात हैं तब्दीली की? सरफराज के साथ कुछ मामलात जो चल रहे हैं, अब मुझे पता नहीं है कि सरफराज को जूनियर टीम के साथ की बात हो रही है या सिलेक्शन में बात हो रही है। इत्तलात है कि कोई मामलात ज़रूर चले, और अच्छा है, सरफराज जैसा शानदार टैलेंट होना चाहिए, डिजर्विंग भी है और एक्चुअल टैलेंट है। मैं तो कहता हूँ सरफराज को किसी रोल में होना चाहिए, जेन्युइन बंदा है वो और बड़ा अच्छा बंदा है, लेकिन उसको बस हाथ भी खुला देना पड़ेगा, वरना आकिब जावेद ऊपर से इन्फ्लुएंस करते रहे, बाकी करते रहे, तो फिर तो काम नहीं होगा। आसान में बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए, आप उस प्लेयर को जो है, उस जो कोच को या वो खिलाड़ी को जो है वो टीम दें जो समझता हो कि ग्राउंड पर जो है वो किस तरीके से लड़कों को जो है उनसे काम लेना है। और सरफराज अहमद हर तरह की क्रिकेट खेल चुका है, अंडर 16, 19, फिर उसके बाद उसने जिस तरीके से क्रिकेट खेली है, और डोमेस्टिक का कोई भी इवेंट वो मिस नहीं करता। वो खिलाड़ियों को भी जानता है, वो सब चीजों से वाकिफ भी है, उसको मालूम भी है। तो मेरे ख्याल में आप उसको अंडर 19 की टीम या अंडर 17 की टीम जो है वो दे दें, और उससे कहें कि भाई हमें आपसे जो है ना और कुछ नहीं चाहिए, आप अंडर 19 या अंडर 23 जो खिलाड़ी हैं इनमें से हमें वो प्लेयर निकाल के दें। बहुत अच्छा। तो वैसे नहीं है,
आप मैनचेस्टर ये माने कि नहीं है। अभी अगर हम T20 की टीम बनाने जाए तो हमारे पास बिल्कुल भी टीम नहीं है। बाबर रिजवान को तो आपने बाहर कर दिया, नसीम शाह को आपने बाहर कर दिया, ये कह कर के स्ट्राइक रेट अच्छा नहीं है, वो मैच नहीं जिता रहे। भाईजान असल में ये होता है कि किसी भी जगह आप इतना बड़ा इवेंट खेलने जा रहे होते हैं ना, तो आपका अगर बड़ा प्लेयर परफॉर्म नहीं भी कर रहा होता एज अ सीनियर, क्योंकि अगली टीम पर दबाव होता है, तो मेरे ख्याल में वहां तो आप गलतियां कर चुके हैं। आपकी सिलेक्शन चले कमेटी गलतियां कर रही है। बदी भाई बहुत शुक्रिया। वक्की सर, वक्की कमी थी, बाकी फिर वक्की जल्दी से जल्दी से बस आप दुआ करें। मैं तो वैसे कह रहा पाकिस्तान टीम जीत जाए, अगर ये कहीं जीत गई ना तो यही प्लेयर अगले 10 साल तक हम पे मुसल्लत रहेंगे, ये भी ध्यान कीजिए। बहुत शुक्रिया मुदस्सिर चौधरी और बदिर जमा साहब, थैंक यू सो मच हमारे साथ मौजूद रहे। शैला आपा का भी बहुत शुक्रिया अदा करेंगे, उन्होंने भी आज वक्त निकाला। कल फिर होती है मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।